हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का शालिनी क्लासेस में। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, जहां पर हम पूरा हिंदी A to Z कवर करने वाले हैं। आज आपकी ये जो क्लास है, यहाँ पर आपको बहुत बेसिक से सारी बातें बताई जाएंगी। जितनी भी चीज़ें हम पूरी अच्छे से देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि आज यहाँ पर आपका महा मैराथन होने वाला है, जहाँ पर हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। ये लास्ट टाइम है जहाँ पर हम A से लेकर Z तक पूरा कवर करते हुए देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होंगी, जो एग्ज़ाम के हमको एक दिन दो दिन पहले देख कर जाना है, उनको हम पूरा यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज की ये क्लास आपकी काफ़ी लंबी होने वाली है। क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं पता है कितनी लंबी होगी। तो ध्यान रखिए, अपनी पूरी क्लास को देखिए, पूरी क्लास को अटेंड करिए और एक बार फाइनल रिवीजन हिंदी का करके ओवर करिए मेरे साथ यहाँ मिलकर, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर मिलकर अपना ये हिंदी का पूरा कोर्स कवर करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो, बढ़िया तरीके से आप हिंदी का पेपर एटलीस्ट लिख कर आएँ और अपना पूरा सा पूरा नंबर पाएँ। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए, जहाँ पर हम फुल एंड फाइनल एंड लास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जहाँ पर सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी सेक्शन नहीं बचेगा। जितना इम्पोर्टेंट होगा वो डेफिनेटली इसमें होगा और हम ज़रूर देखेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। आज जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं, इस एग्ज़ाम के दौरान पहली बार शालिनी क्लासेस को जान पाए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। बहुत सारे PDF आपको वहाँ पर मिलेंगे, हेल्प आपकी बहुत तरीके से की जाएगी। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, चैट बॉक्स में पिन करके मिला है। ज़रूर ज्वाइन करिए, एग्ज़ाम तक ज़रूर करिए, ताकि आपकी चीज़ें जितना हो सके उतना सॉल्व हो। ये क्लास पूरी देखने के बाद आप लोगों को एक कमेंट करना है। आज की इस चैट बॉक्स में ज़रूर देखूंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट चाहिए, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सभी भाई बंधुओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आज जानते हैं, देखते हैं हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने कई बार छोटे छोटे सेक्शन में पढ़कर रखा। आज इसकी लंबी सी ट्रेन चलाएंगे और इसके डेस्टिनेशन तक इसको पहुँचाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर था आपका, उस चैप्टर में हमें लोक कथा, कहानी, कुछ ऐसे मतलब चैप्टर्स थे। लोक कथा क्या होता है, कहानी क्या होती है, कहानी कहते वक्त क्या क्या बातें टीचर को ध्यान रखनी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी, जिनके एक दो हमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। लोक कथा को तोड़ कर संधि विच्छेद टाइप का, तो वो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान से देखते हुए बढ़ना है। तो कहानी, कथा, लोक कथा, रोचक प्रसंग को सुनना व याद करना, ये सारी चीज़ें आपके पहले चैप्टर में लिखी हुई थी। अब आइए समझते हैं कि मीनिंग क्या है, भाव क्या है, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है। आप देख सकते हैं कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। आपको बहुत ही सिंपल सा अर्थ पेपर 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभी बहुत बार पूछने को मिला है कि कहानी का अर्थ क्या होता है, कहानी की परिभाषा क्या होती है। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एक लोकप्रिय विधा है। सिर्फ इतनी ही लाइन आपको लिखनी है 1 नंबर के प्रश्न में। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक फेमस, रोचक और एक लोकप्रिय विधा होती है, जिसमें जीवन के बहुत सारे पहलुओं को, बहुत सारे पक्षों को शामिल किया जाता है, सम्मिलित करके उनका वर्णन किया जाता है। कहानी गद्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक किसी घटना को जो उसने अपनी आंखों से देखी है या अपने कानों से सुनी है, कोई पत्र है, कोई समस्या है, क्रमबद्ध कोई चीज़ें हैं, उनको बताने का प्रभाव, बताने का जरिया होता है कहानी के दौरान लोगों तक। क्योंकि आप सभी लोगों को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, सभी लोग आपके परिचय में नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसका एक रास्ता ये है कि आपकी वो कहानी वहाँ तक पहुँच सकती है। तो कहानी वो विधा होती है जिसमें लेखक किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव और जो उसके चरित्र या उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास को, सब कुछ उसी एक में हाव भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब आप एक कहानी पढ़ते हो तो कोई दुखद घटना है तो वो भी लिखी होगी, कोई हर्ष उल्लास की घटना है वो भी लिखी होगी, कोई यात्रा वृत्तांत है वो भी लिखा होगा, किसी कोई जीवनी है तो वो भी लिखी होगी। तो कहानी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही में पात्रित करके करने का प्रयास करते हैं। तो कहानी का अगर पूछा जाए कि कहानी क्या होती, कहानी का अर्थ बताइए, तो कहानी आप कहेंगे मैम गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें बहुत सारी लोकप्रिय बातें वर्णित होती हैं। बस इतनी ही बात आपको बतानी है और उससे कुछ भी आपको नहीं ध्यान रखना। कहानी की परिभाषा है, अलग अलग लोगों ने दी है। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। इन्होंने क्या कहा है आइए जानते हैं। इन्होंने कहा कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करके करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। कि जैसे किसी एक स्पेशली के ऊपर कोई बात लिखी गई है तो उसके उसके ही बारे में हर चीज़ को
दिखाना, दर्शाना, बातें करना का उद्देश्य जो है वो कहानी की एक विधा में आता है। एक साहब है चार्ल्स वर्ट, इन्होंने कहा कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना होती है, ठीक है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत है। मतलब डेली दिनचर्या में चीज़ें बहुत कुछ चलती हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन करना, वो भी कलात्मक तरीके से, मतलब साधारण तरीके से ज़िंदगी चल रही है, लेकिन जो राइटर होते हैं वो उसको एक कला के रूप में ऐसा निरूपित कर देते हैं कि वही दिनचर्या वाली चीज़ें हमें एक कहानी के रूप में प्रस्तुत दिखाई देती है और हमें एक इंटरेस्ट आता है। तो ये लेखक का गुण होता है जो उसको लिखता है या उसको उस तरीके से बनाता है या उसमें ऐसे शब्दों का रस डालता है जिससे वो भाव उत्पन्न होता है। तो दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छी हैं, दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर में यह आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़िए। आपसे प्रश्न बनता है कहानी की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर टोटल 6 विशेषताएं हैं। आप देख रहे हैं कहानी की विशेषताएं बताइए क्या है। तो आपको सिर्फ ये जब लिख के आए कि 5, 6, 7 लिखिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी आता नहीं है। सिर्फ ये आता है कि कोई 3 बताइए, कोई 2 बताइए। तो कहानी एक छोटी रचना होती है, सबसे सरल, आपको विशेषता के तौर पर ध्यान रखना है। जीवन के किसी पक्ष पर आधारित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी की जगह आप सभी पक्ष भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वास्तविकता की कलात्मकता अभिव्यक्ति, वास्तविकता की जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है उसको हम कहानी कहते हैं, ठीक है। आप बस इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 3 याद करिए, कोई भी 3 आपके लिए इनफ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए आपके एग्जाम के पहले। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी क्लास, अगर हम 1 बाय 1 करके सब कुछ पढ़ेंगे तो बहुत लंबी बनेगी, जो हम इस तरह नहीं करें, क्योंकि पेपर 25 नंबर का है तो हम पूरा रिवीजन छोटी ही में ही करेंगे, ठीक है। देखिए, कहानी श्रवण के उद्देश्य बताइए। कहानी बच्चों को जो हम सुनाते हैं, उनका बच्चों को कहानी कहानी सुनने के लिए कहते हैं और हम सुनाते भी, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है। पहला, छात्रों को विभिन्न प्रकार की कहानी, जीवन दर्शन आदि से परिचित कराना। जो कहानी है, जो जीवन दर्शन है, जो चीज़ें हैं विभिन्न प्रकार की, सबके बारे में बच्चों को अवगत कराने का उद्देश्य होता है कि हम कहानी के जरिए, अगर हम उन्हें कहेंगे आओ बैठो क्लास में हम तुम्हें जीवन का परिचय कराएंगे, वो कभी नहीं बैठेंगे। आप उनको कहेंगे आओ तुम्हें कहानी बताएं, उस कहानी में आप जीवन परिचय बताएंगे, तो वो ज़रूर बैठेंगे। तो ये ज़रिया होता है। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास, कहानी के जरिए हम उन्हें सृजनात्मकता का गुण लाते हैं, उनमें नैतिक मूल्य का विकास करते हैं, गलत सही की राह बताते हैं, पाप पुण्य क्या होता है उसको बताते हैं। कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना बताता है कि सोचोगे तो करोगे, नहीं सोचोगे तो करोगे ही नहीं। और छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है, उनकी डिक्शनरी भी बनती जाती है। तो ये तो आपके 3, 4, 5 उद्देश्य है, आपको कोई 2 याद रखने, क्योंकि आपने देखा है कि हमेशा ये लिख के आता है कि कोई 2 उद्देश्य बताइए, तो आपको भी कोई 2 ही याद करने, सारे तो याद करने नहीं है। आगे बढ़िए। मैं ज़्यादा इसलिए लेती हूँ कि हर बच्चे को वही 2 याद करो, तो कॉपी सब लोग एक जैसी लिखोगे, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, कहानी सेक्शन की विधियाँ क्या क्या होती हैं। आप बच्चों को कहानी कैसे कैसे बता सकते हैं, तो आप वार्तालाप करके, वार्तालाप विधि के थ्रू बता सकते हैं। आप चित्र वगैरह दिखाकर चित्रांकित वाली बता सकते हैं। आप उनसे प्रश्न करके, खूब ढेर सारी बातें करके ऐसी कहानी बता सकते हैं। आप कहानी कथन कहकर या गहन अध्ययन वगैरह करके, सेल्फ स्टडी करके भी आप कहानी को बता सकते हैं बच्चों। समझ में आए। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, कहानी कथन विधि में दोष भी होता है। जी हाँ, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, सब में प्रॉब्लम्स होती है। अब कहानी में क्या प्रॉब्लम है, तो ये है कि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती। छोटे बच्चों को कहानी में जो उन्हीं को अच्छा है, लेकिन बड़ों के लिए आप नहीं अलाउ कर सकते, मतलब नहीं मज़ा आता। कहानी कथन शैली में रहित शिक्षक के द्वारा उपयोग अप्रभावी और हास्यास्पद बनने में सहायक। अगर कहानी हो रही है और टीचर उस कहानी को नहीं कह रहा है, टीचर वहाँ पर नहीं, फिर वो कहानी कहानी नहीं होती। तो ये भी बढ़िया है। कहानी में निष्क्रियता छात्रों की निष्क्रिय श्रोता बनाती है। कभी कभी दिक्कत ये भी होती है कि कहानी बड़ी बोरिंग लगने लगती है, तो वो चीज़ें भी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चा एक्टिव नहीं है। जिस चीज़ में बच्चा एक्टिव नहीं, फिर वो चीज़ सर के ऊपर से जाने लगती है। तो ये दोष भी देखने को मिलता है क्योंकि हर कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो कोई 2 या 3 याद रखिए। आगे बढ़िए। कहानी कथन विधि में सावधानी क्या रखनी चाहिए। जब टीचर कहानी कह रहे हैं उन्हें क्या क्या बात दिमाग में एकदम टाइटली ध्यान रखना चाहिए। पहला कि बच्चों की एज के अनुसार उनको कहानी, जी हाँ, छोटे हैं तो छोटे, बड़े हैं तो बड़े, जो जिस स्तर से है उसको उसके लेवल से करो। कहानी संक्षिप्त तो छोटी होनी चाहिए ताकि बच्चा, मतलब आज कहानी सुनाना शुरू की है तो आज भी खत्म हो जाए, ये नहीं कि 3-4 दिन वो चलती रहे, ठीक है। फिर वो राम भगवान की कथा हो जाएगी, जैसे 10 दिन 1 हफ्ते चलती है ना, वैसे हो जाएगी। कहानी में विषय वस्तु उसका अधिक बहुत, जो उसमें बात बतानी है या जिस पे को मार्मिक वर्णन करना, उस पर ही जोर दिया जाए। कहानी की शैली भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कहानी रुचिकर होनी चाहिए, बच्चों को मज़ा आना चाहिए। कुछ कहानी ऐसी हो जिसमें उसमें डेली की जो बातें हैं वो सब उसमें एकदम परिपूर्ण हो। तो कहानी के बारे में इतनी सारी बातें हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहानी का टॉपिक ओवर हो गया। कहानी इतनी ही है, इतनी ज़्यादा कहानी की कुछ नहीं जानना आपको, नथिंग।
जो प्रश्न आएगा 1-2 आएगा। आगे बढ़िए। लोक कथा के बारे में होता है, लोक कथा होती क्या है, लोक कथा की परिभाषा बताइए, लोक कथा का अर्थ बताइए, लोक कथा से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपको बनेगा। 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा। तो लोक कथा या लोक वार्ता किसी मानव समूह की उस समसाजी अभिव्यक्ति को कहते हैं जिसमें कथाओं को, कहावतों को, चुटकुलों आदि के अनेक रूपों में व्यक्त होता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि लोक कथा उस मानव समूह की लोक कलाएं या लोक वस्तुएं या लोकगीत या लोक उत्सव होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है, आप आराम से लिख सकते हैं लोक कथा के बारे में। लोक कथा की विशेषताएं बताइए। प्रश्न बनेगा लोक कथा की कोई 2 विशेषता। पहली विशेषता, लोक कथा में अलौकिक पुष्ट रूप से देखने को मिलता है। जी हाँ, जो चीज़ें अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं, वो देखने को मिलती, सुनने को मिलती हैं। लोक कथा उत्सुकता की भावना से परिपूर्ण होती है। लोक कथा का अंत जो होता है बहुत ही सुखांत होता है। लोक कथा रहस्यमय भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको 3-4 विशेषताओं के तौर पर कोई 2 विशेषता आपको अपने एग्जाम तक याद रखनी है। आगे बढ़िए। देखिए, अब कुछ एक टॉपिक आपके इसी चैप्टर में, इसी बुक में था, समाज परिवेश एवं स्व अनुभव पर चर्चा। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि परिचर्चा का अर्थ क्या है, परिचर्चा क्या होती, इनके बारे में। तो देखिए, समूह चर्चा का मतलब क्या होता है, जिसमें ढेर सारे लोग रहकर बात, समूह तभी बनेगा जब कई सारे लोग होंगे। तो परंपरागत शिक्षण विधियों की तुलना में अगर हम देखते हैं कि समूह परिचर्चा एक प्रजातांत्रिक विधि होती है। जी हाँ, जहाँ पे प्रजातंत्र के जो नियम होते हैं वो वहाँ पे लागू होते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समूह चर्चा होती है। समूह के प्रत्येक सदस्य जो होते हैं वो पर्यावरण के बारे में बोलते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं। तो ये सारी समूह चर्चा में आती है, जहाँ पर कहते हैं ना कि चौपाल लगा है, लोग वहाँ बैठ कर किसी मुद्दे पर राय सलाह मुशर्रा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो हमारी समूह परिचर्चा में आती हैं। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, थोड़ा कम पूछा जाता है, इसलिए हम भी बहुत समय नहीं देंगे। परिचर्चा के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। अगर यही परिचर्चा हमारे स्कूलों में चल रही है, आपका मतलब ऐसे मैं आपको बताऊँ, डिबेट चल रहा है, हमें कोई एक टॉपिक दे दिया गया है कि आपको इन्वायरमेंट पे जो है स्पीच बोलनी है, तो वहाँ पे टीचर भी होंगे, विद्यार्थी होंगे, समस्याएं भी होंगी, मूल्यांकन भी होगा। तो ये उनके भाग होते हैं जहाँ पर ये चीज़ है। तो ये परिचर्चा सिर्फ स्कूलों में नहीं होती, चौपालों में होती है, बहुत सारे फंक्शंस में होती है, अलग अलग जगह पे होती है, हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होती है। तो ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। परिचर्चा की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। अगर प्रश्न आपको आए कि परिचर्चा की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो परिचर्चा के लिए समूह का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वो छोटा या बड़ा ज़रूर हो, लेकिन कोई आपस में बातचीत, बोलने, बात को समझने के लिए कोई होना चाहिए ना। परिचर्चा में सभी सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है। इसमें मौखिक रूप से विचारों का आदान पड़ता है। इसमें हम मुंह से बोलकर ही बातों को, कोई लिखता नहीं है, हमें बहुत ही आसानी से हर चीज़ करनी होती है। और समूह अंतता में सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने के अवसर भी दिए जाते हैं, लोगों को बोलने का मौका मिलता है, लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसे किसी फर्म्स में, एनजीओ में लोग अक्सर जुड़ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि समूह परिचर्चा के दोष भी हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम्स भी ज़रूर है, समय बहुत लगता है। अगर 10-12 लोग हैं तो क्यों एक एक वालों की पारी आएगी तो कोई कोई बोलेगा। सबके ओपिनियन जो स्टार्टिंग के लोग होते हैं उन्हीं का सुनते हैं, लास्ट में कोई सुनता नहीं है। तो ये दिक्कत थोड़ी है। शिक्षकों को इसके संचालन का कौशल नहीं, कभी कभी टीचर लोग भी अच्छे से वो करवा नहीं पाते हैं। कभी कभी इस विधि से सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में संकोच करते हैं। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि सब आसानी है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर कट में? आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, पहला चैप्टर ओवर हो गया। पहले चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सब मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा चैप्टर आपको गद्य पद्य से संबंधित है। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, गद्य की शैली, पद्य की शैली, ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुद्धोच्चारण की। शुद्धोच्चारण का अर्थ बताइए। शुद्धोच्चारण से आप क्या समझते हैं, परिभाषा वगैरह वगैरह। शुद्ध उच्चारण का मतलब होता है एक मानक उच्चारण, जिसकी कोई कीमत है, जिसकी कोई वैल्यू है। शुद्ध उच्चारण के अभाव में मौखिक भाषा अस्वाभाविक और प्रभावहीन हो जाती है। अगर आपने सही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, सही उच्चारण नहीं किया, आपने बोला आम हो जाएगा इमली, आप बोलेंगे इमली हो जाएगा आम, उल्टा हो जाता है एकदम। ठीक है, तो इसीलिए जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, वैसा ही हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो हमारी लिखने की भाषा, जो लिखावट है, वो भी, हमारी लेखनी भी अशुद्ध हो जाएगी। तो शब्दों की वर्तनी की अशुद्धता का कारण हमारा उच्चारण ही होता है और हमें अशुद्ध कर देता है। तो शुद्ध उच्चारण का मतलब ये है कि आप अगर सही सही उच्चारण करते हैं तो वर्तनी भी आप सही लिखेंगे, गलत कभी कभार होगा। शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या होता है। कोई भी भाषा हो, उसको सीखने सिखाने में उच्चारण की शुद्धियाँ बहुत बाधक करती हैं। अगर आपने शुद्ध उच्चारण करना नहीं सीखा, अपने ग्रामर के रूल्स को नहीं सीखा, तो आप कभी सही उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि शुद्ध उच्चारण सही से करना है तो आपको ज्ञान होना चाहिए ग्रामर का, आपकी वर्तनी भी सही होनी चाहिए। जिस शुद्ध उच्चारण करना जो इसलिए ज़रूरी होता है कि अर्थ के अनर्थ से बचा जा सकता है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट,
तो आप जितना उस चीज़ को लगातार करेंगे, हैबिट बनाएंगे, और हर कोई अगर नई आदत डालते तो हर 21 दिन किया करिए, देखिए वो चीज़ें चेंज होंगी। तो शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व होता है, खासकर लेखन के कार्यक्रमों में काफ़ी आपकी हेल्प करता है। और जहाँ कहीं बोलना है तो आप वहाँ पे हिचकिचाते नहीं हैं, बहुत बेझिझक होकर आप बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, पठन का अर्थ और परिभाषा बताइए, ये क्या होता है। तो पठन को इंग्लिश में हम रीडिंग कहते हैं। पठन या वाचन दो शब्दों से मिलकर प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो कहते हैं वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके, खूब जोर जोर से एकदम जो है बोलना, और सुनने वाला जो बगल से जा रहा है बैठा है वो भी सुन सके। और पठन का अर्थ होता है जोर से और मौन होकर, जोर जोर से भी होकर पढ़ना, मौन होकर भी पढ़ना, वो पठन में आ जाता है। जिससे पठित सामग्री समझ में भी आ जाए कि कोई क्या पढ़ रहा है, थोड़ा ये भी समझ में आना चाहिए। तो ये अलग अलग मीनिंग्स है। आगे बढ़िए, कहते हैं पठन के अंतर्गत हम स्वसर और मौन दोनों प्रकार के वाचन को करते हैं, लेकिन वाचन का उद्देश्य यही रहता है कि वाचन करने वाला, पढ़ने वाला स्वयं वाचन का आनंद उठाए, साथ ही साथ अपने मानसिक डेवलपमेंट की गति में भी ग्रोथ पैदा करे, जिससे वो उसके अर्थ को भी सीखे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि मतलब पढ़ते जा रहे जी नहीं, उसकी मीनिंग को भी समझना होगा। आगे बढ़िए, पठन के कोई उद्देश्य बताइए। आपको प्रश्न बनेगा पठन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला है शब्द, ध्वनि और उनकी सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों की शुद्ध उच्चारण का रूप से बच्चे को शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, उनकी सहायता से उनको और भी चीज़ें आगे बताना, ताकि वो सही उच्चारण करे, पहला उद्देश्य। इसीलिए हम पठन का काम करवाते, इसीलिए बच्चों से रीडिंग लगवाई जाती है स्कूलों में। नेक्स्ट है आरोह अवरोह, जैसे सब ऐसा अभ्यास करवाना, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ धीमे धीमे बोलना है, कहाँ थोड़ा सा तेज, कहाँ कहाँ छोटी की मात्रा, कहाँ बड़ी की मात्रा। तो ये सब भी उनको सिखाना। पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए कि कहाँ पर हमें कैसा शब्द बोलना है, ये सारी चीज़ें हैं। पठन के माध्यम से हम भाव वगैरह को भी समझ सकते हैं कि लिखी कोई वर्णा है, कोई कहानी लिखी, कोई कविता लिखी है, हमने उसको पढ़ा तो बस ये उसकी मीनिंग को समझने का भी प्रयास किया कि क्या मतलब है, कहाँ पर विराम चिन्ह वगैरह, कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, तभी आपको आएगा। शब्द भंडार में वृद्धि होगी, स्वाध्याय की प्रॉब्लम होगी, भाव को ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो नीचे से आप मतलब सपोज करो कि ऊपर वाला थोड़ा दो बड़ा लग रहा है, ठीक है, मैं आप लोग को जानती हूँ, आप लोग भी वही शॉर्टकट और छोटा छोटा काम करते हो, तो मतलब चाह रहे हो कि छोटा सा ही लिखना पड़े, बहुत परेशान ना होना, तो ये नीचे के 2-3 ले लो ना, ये 4 तक ले लो, दिक्कत क्या है, ऊपर वाला मत लो, कोई भी 2 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो। पठन शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली विधि होती है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि यहाँ पर इस तरीके से है, जहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को शब्द डायरेक्ट ना लिखकर हम उनको एक स्वर पूरा बताएंगे, पूरा पूरा व्यंजन बताएंगे, हर स्वर को बोलना, मतलब मुंह से बोलना बताएंगे, अक्षर को बोलना बताएंगे, इस तरीके से करते हैं। यानी कि पहले उनकी दोस्ती शब्द से डायरेक्ट ना करके जो अक्षर होते हैं, जिन अक्षरों से वो शब्द बना होता है, उनका उच्चारण करवाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको लिखना सिखाते हैं, ताकि पहले दोस्ती उनसे हो, फिर आपका वो शब्द बने। जैसे यहाँ पे बड़ा का लिखा हुआ है, तो इस बड़ा का के अंदर जो है का एक व्यंजन है, और उसमें जो है स्वर है आ का, तो ये जोड़ के का बना है। तो इस तरीके से मिलना कैसे मिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब कुछ सिखाना। ठीक है, तो एक अक्षर बोध विधि। एक होती है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि के आधार पर छात्रों को उन शब्दों से परिचित कराना चाहिए जिनकी ध्वनियाँ समान होती है, आम, राम, काम, धाम, चाम, साम, ये सब। ठीक है, ध्वनि साम्य विधि। साम्य का मतलब क्या होता है, बराबर, जिनकी 2 ध्वनियाँ बराबर हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, तो वो ध्वनि साम्य में आते हैं। आगे बढ़िए, वाक्य शिक्षण विधि होती है। इसमें क्या होता है कि हम पूरे वाक्य को पहले को बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, फिर उसको हम उसमें जो है आराम से जो है अक्षर वगैरह जो भी रहते हैं, उनमें जो भाव हो रहा है उसको सीखना बताते हैं। तो ये हमारी वाक्य शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, कहानी विधि है। कहानी विधि भी एक जरिया होता है, जहाँ पर हम कहानी विधि का सहारा लेते हुए छोटे बच्चों को एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग, खूब ढेर सारे उसमें चित्र वगैरह डालकर उसको रुचिकर बनाकर वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी तरीका काफ़ी अच्छा होता है, और बच्चा फिर पढ़ता है, उस चीज़ को सीखता है, उसके भाव को ग्रहण करता है, और खूब भी इंटरेस्टिंग तरीके से बोलते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाता है बच्चों के लिए। फिर है शब्द शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि हम छात्रों को जो सार्थक और सरल शब्द होते हैं, पहले उनकी शिक्षा देते हैं, फिर उनको हम वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शब्द शिक्षण विधि है, अक्षर शिक्षण विधि, कुछ इस तरीके से बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग बच्चों को पठन के लिए करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पठन शिक्षण की 5 विधियाँ हैं, आपको नाम और वो चीज़ें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, ईच एंड एवरीवन, क्विक, जल्दी से करिए भाई। मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी ही होगी, नहीं तो पता कैसे चलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, जल्दी से करिए। फिर हम लोग गद्य सेक्शन की बातें भी देखते हैं, पूरा कवर करेंगे फ्रेंड्स। क्लास लंबी होगी, मज़ेदार होगी, पूरा रिवीजन एक बार आप फाइनल सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गद्य सेक्शन क्या होता है। गद्य सेक्शन के बारे में वैसा ही पढ़ना जैसे हमने उसके पढ़ा। देखिए, ये एक ऐसी रचना होती है जो छंद, ताल, तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो सके, उसे हम गद्य कहते हैं।
गद्य की विशेषता तथ्यों को सामान्य भाषा के रूप में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। गद्य साहित्य अनेक बार कहानी के थ्रू, नाटक के थ्रू, उपन्यास, निबंध, जीवनी संस्मरण के थ्रू करते हैं। कभी कभी मालूम है ये प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि गद्य शिक्षण की कितनी विधाएं होती हैं। तो विधा का मतलब तरीका, विधि, रास्ता होता है। तो आप कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गद्य शिक्षण किसे कहते हैं ये आपको परिभाषा आनी चाहिए। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले है कि प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना आप सीख जाते हैं। शब्द भंडार में आपकी वृद्धि हो जाती है। लिखने में सृजनात्मकता, मौलिकता आ जाती है। देखी हुई घटना को आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक होता है डूडलिंग फिगर, आपने देखा है डूडलिंग इमेज। तो वो क्या होता है कि जो चीज़ दिन भर लोग देखे, आर्टिस्ट हैं फिलहाल वो भी, जो लोग दिन भर जो कुछ भी देखे रहते हैं उसको पेपर में उतार देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने आई थिंक। ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी कुछ लिखा है उन चीज़ों को प्रस्तुत करने का तरीका जो होता है वो गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर तो कई सारे हैं, आपको सिर्फ 2 से 3 ही याद रखने हैं। तो मैं सारा आपके साथ डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करूँगी वरना क्लास बहुत लंबी होगी। हिंदी गद्य शिक्षण की विधियाँ क्या है? तो अर्थकथन प्रणाली है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पे अध्यापक गद्यांश को पठन पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, फिर जहाँ पर कठिन शब्द वगैरह जो भी आता है बच्चे को उसकी मीनिंग बताते जाते हैं ताकि बच्चा को जो है उसके भाव को ग्रहण कर सके और सीख सके। तो अर्थकथन प्रणाली का मतलब है कि जो कथन कहा जा रहा है बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए उसके अर्थ को भी समझना और बच्चों को समझाना सही तरीके से। व्याख्या विधि क्या होती है? इस विधि के थ्रू जो होता है शिक्षक एक आदर्श वाचन करता है क्लास में, कठिन शब्द जब वहाँ पर आते हैं तो उनको सरल करते हुए, उनको तोड़ते हुए उसके भाव को व्यक्त करता है, जिसमें बच्चा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये सब भी इसमें ही देख लेता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि है। छात्र शब्दों और भावों की व्याख्या करते हैं तो प्रश्नों का भी सहारा लेते हैं, प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। तो क्या होता है, प्रश्न पूछना बहुत अच्छी विधि है। जब हम बच्चों से प्रश्न वगैरह करते हैं तो वो अपने दिमाग को थोड़ा जोर डालते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। इस तरीके से आप 3-4 बातें लिख सकते हैं। गद्य शिक्षण के अंग कितने होते हैं, सोपान कितने होते हैं? तो वाचन होता है, व्याख्या होती है, विचार संश्लेषण, विचार विश्लेषण होता है। हम वाचन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं। ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। एक प्रश्न कभी कभी ये बनता है आपसे कि आदर्श वाचन क्या होता है, किसे कहते हैं? तो पाठ के भाव के अनुसार ही शिक्षक को अपनी मुख मुद्रा, हाव भाव बनानी चाहिए, वो हमारा आदर्श वाचन में आता है। गद्य का वाचन करते समय विराम चिन्ह आदि को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके अनुसार ध्वनि में उतार चढ़ाव भी होगा, कहाँ पर कैसा लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। वाचन के समय अध्यापक को प्रश्न मुद्रा में रहना चाहिए। तो ये सब एक तरीके होते हैं जो आदर्श वाचन में ढंग से किए जाते हैं। और आगे चलिए, व्याख्या है एक तरीका है, इसमें भी ये भी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, पाठ है, शब्द है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, सूक्तियाँ हैं, इन सभी तरीकों की व्याख्या करना अनिवार्य हो जाता है और हम प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को सीखते हैं। बच्चों का उद्देश्य पूरा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। देखिए अक्सर जो प्रश्न हमसे बनता है, गद्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं, गद्य शिक्षण के सोपान बताइए, गद्य शिक्षण का महत्व बताइए, गद्य शिक्षण की 2 विधियां लिखिए। ये 4 प्रश्न हैं जो गद्य के बन सकते हैं और यही 4 प्रश्न आपके पद्य के भी बन सकते हैं। तो इसमें से एक ही दो आएंगे, सारे नहीं आएंगे, तो इतना ध्यान रखना होगा और ऐसे बढ़िया बढ़िया आपको सिंपल और अच्छी राइटिंग में लिखना होगा। ठीक है। चलिए, तो ऐसे पद्य शिक्षण के बारे में भी याद आता है। पद्य शिक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं? पद्य शिक्षण वह एक ऐसी विधा होती है जिसमें कविता, काव्य, गीत, भजन आदि लिखे जाते हैं। छंदबद्ध और छंदमुक्त होकर बहुत सारी युक्त रचनाएं होती हैं जिनको संगीत की तरह गाया जा सकता है, जिसमें भाव और कल्पना की प्रधानता को पद्य कहलाती है, जैसे गीतांजलि है। तो इस तरीके से पद्य में क्या होता है कि हम लय, तुक, छंद, ताल इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको काफ़ी अच्छे से उनको जो है उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? इनका भी सेम ऐसे ही उद्देश्य है। ध्यान रखना शब्दों को छात्रों को शब्द योजना बताना, शब्दों की शक्तियों, छंद, अलंकार, लकार जो कुछ भी है उनको बताना, उनको बहुत सारे विविध जीवन के पक्षों को स्वयं की संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ अवगत कराना। क्योंकि हम संस्कृति की चीज़ें हैं, त्यौहार है कोई या कोई फेस्टिवल है, कुछ और चीज़ें हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं तो सीख जाते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं पद्य शिक्षण के उद्देश्य को पूरा कराने के। आगे बढ़िए, हिंदी शिक्षण में पद्य का महत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा महत्व क्या होता है कि रोचकता बनी रहती है, बच्चों को मज़ा आता है। बालकों को सुसर बनाना, मतलब मुंह से काफ़ी अच्छे तरीके से बोल पाए, ताल लगाना, बहुत सारी चीज़ें, एक अच्छा हर्ष उल्लास वाला वातावरण भी बना रहता है। बोलचाल होती है तो आवाज़ें गूंजती हैं, लेकिन ठीक रहता है कि हाँ बच्चे हैं, आवाज़ आ रही, चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके से आप जो है उनको रस, अलंकार, छंद वगैरह को भी अच्छे से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जो कविता की सौंदर्यता होती है उनसे भली बात परिचय करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न एक बनता है आपसे कि पद्य शिक्षण में ध्यान किन किन बातों पे हमें देना चाहिए।
पहला शिक्षक पहले स्वयं उचित भाव के साथ वाचन करे। टीचर भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वाचन करे, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को बताएं, वो भी बस खाना पूर्ति का काम ना करें। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करें ताकि बच्चे को ये डर बना रहे मन में कि हमसे भी पूछ लिया जाएगा। प्रयोग प्रशिक्षण में कम किया जाता है, ये एक ध्यान देने योग्य बात है। हाँ, इतना भी मत करें कि मतलब पढ़ाए ना, बस प्रश्न ही प्रश्न, नहीं, थोड़ा बहुत करें लेकिन बहुत हद तक ना करें। बच्चों को भी वाचन करने के लिए कहें कि बीच बीच में उनसे भी करवाएं। कविता में जो भाव आए, जो अर्थ आए, सौंदर्य की चीज़ें, उनको बच्चों को बताएं कि इसका मतलब ये है, ये क्यों ज़रूरी है, इनसे उनको अवगत कराएं। ठीक है। अब देखिए पद शिक्षण के प्रश्न कैसे बनेंगे। पद शिक्षण से आप क्या समझते हैं, उनकी विधियों का उल्लेख कीजिए, उनके उद्देश्य और महत्व को बताइए। कोई 2 उद्देश्य लिखिए, कोई 2 महत्व लिखिए। पद्य शिक्षण कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो लिखिए। ये 4 प्रश्न है जो कि काफ़ी फेमस है। तो गद्य पद्य इन सब से ऐसे ही सेम प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, बात क्लियर आई, समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक। बेसिक है, सिंपल है। दूसरे चैप्टर में ये बातें दी गई थी तो मैंने आपसे यहाँ पर बता दी सारी की सारी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र अभिव्यक्ति और व्याकरण संबंधी ज्ञान। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, विचार को प्रकट करना। आपके मन में जो भी बातें चल रही, उथल पुथल अच्छी जो भी चल रही, उन सबको जो है अच्छे तरीके से वर्णित करो, उनको व्यक्त करो, उनको दूसरों के सामने प्रकटीकरण करो, उसको बताओ लोगों को। एक होती है स्वतंत्र अभिव्यक्ति जहाँ पे एकदम निसंकोच होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी दंड के, बिना किसी प्रतिशोध के, कुछ भी जो इच्छा है, जो आपके मन में पनप रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, उनको खुलकर बोलिए एकदम फ्री होकर। तो वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्तियों के बहुत सारे रूप होते हैं, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है। जो चीज़ें मुख से वर्णन करके बोली जाती हैं, मुख के थ्रू फैलाई जाती है, बताई जाती है, वो मौखिक होती है। जो लिख कर चित्र है, पत्र है, चिट्ठी है वगैरह वगैरह, वो हमारा लिखित होता है। मौखिक अभिव्यक्ति में कहते हैं कि जब अपने विचार को दूसरे के समक्ष रखने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। जहाँ पर आप बहुत सारे दैनिक कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, वो आपका मौखिक अभिव्यक्ति में आता है। इनके मौखिक अभिव्यक्ति के तत्व महत्व बताइए। कहेगा प्रश्न में कि मौखिक अभिव्यक्ति के दो कोई महत्व लिखे। तो पहला क्या होता है कि आपकी बोली और ध्वनि वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपको ज्ञान काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपको धनात्मक रूप को समझने में मदद मिलती है। आप दैनिक जीवन में भी काम वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बातचीत करने में काफ़ी सहज हो जाते हैं। आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो एक विधि है ससर वाचन, जोर जोर से बोल बोल कर करवाना। एक प्रश्नोत्तर विधि होती है जहाँ पर प्रश्न वगैरह आप पूछ सकते हैं, बच्चा आपसे पूछ सकता है, ये भी तरीका होता है मौखिक अभिव्यक्ति का। चित्र के थ्रू भी कर सकते हैं, बच्चों को ढेर सारा चित्र दिखाना ताकि वो पूछ पाएँ कि क्या क्या ऐसा चित्र है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हेल्प करेगा। कहानी कविता वगैरह सुनाकर भी अलग अलग तरीके से। अभिनय है, कोई नाटक वगैरह हो रहा है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वाद विवाद डिबेट वगैरह करवा कर भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति की कोई विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर है स्वाभाविक और स्पष्टता। जी हाँ, इनकी विशेषता ये है कि आप अगर मुंह से बोलकर कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप कि वो स्वाभाविक में हो जाएगा, कि आपके गुण में आ जाएगा और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप उसको बोल पाएंगे, कोई बनावटीपन नहीं करेंगे, कोई आपके बोलने के तरीके में अस्पष्टता नहीं झलकेगी कि समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहे, ऐसा नहीं है। जो इसकी मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं उनकी बोलने की लिपि, बोली वगैरह काफ़ी अच्छी, कभी एकदम आदर्शवाचक वाले शब्द को यूज़ करते हैं। विचारों की क्रमबद्धता होती है कि पहले कौन सा विचार है का भली भांति को समझते हैं, दूसरों तक पहुँचाने के लिए ढंग से बताते हैं, ऊल जुलूल बातें नहीं बताते, जो जैसा है उस तरफ से अरेंज करके बताने का प्रयास करते, सरल शब्दों को यूज़ करते हैं। तो ये तरीके हैं। फिर कहता है विभिन्न स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण का अभ्यास बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हमें करवाना हो, प्राइमरी लेवल पर तो क्या करेंगे, तो आपको मैम कहानी सुना दीजिए, ठीक है, वाचन करवाइए, वाक्य को बोलवाइए, बाल गीत सुनाइए, चित्र वर्णन करिए, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये सब तो तरीके होते हैं जहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की, अगर बात कर ले तो वहाँ पर जो है बाल सभा करवाइए, चित्र वर्णन करवाइए, भाषण दीजिए, संवाद करवाइए, नाटक खेलना करिए, कविता करिए, पाठ करिए, ये सब करवाइए। अगर हम बात कर लेते हैं उच्च प्राथमिक की, तो आप विचार गोष्ठी करवाइए, कवि सम्मेलन करवाइए, वाद विवाद, पुस्तक समीक्षा करवाइए। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ पर ऐसी प्रतियोगिताएं, ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे सभी स्तर पर मौखिक स्तर का विकास अलग अलग तरीके से होता रहे। तो ये सारी की सारी बातें आपके मौखिक की रही। अब बात कर लेते हैं लिखित की। लिखित क्या है? लिखित का मतलब होता है कि अपने मनोभाव को एक कलम पेन की सहायता से लिख कर व्यक्त करना, अपने विचारों को, अपनी कला की चीज़ों को लेखन के माध्यम से करना, मुँह की अपेक्षा। इसमें क्या होता है कि लिखित समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन ये है कि स्थायी रहता है। बात को क्या है, वो मुँह से बोल दिए, हो गई, लेकिन लिखने में क्या आता है, वक्त बहुत जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिखित कौशल में आती हैं। आप देखिए इनके बहुत सारे रूप हैं, जैसे पत्र लिख दीजिए, निबंध लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, आत्मकथा लिखिए, जीवन चित्र लिखिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देते हैं।
लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रश्न आपको बनेगा कि लिखित अभिव्यक्ति के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो पहला है वर्णों को ठीक-ठीक लिखना सीखना। जी हाँ, मतलब अब आपको का लिखना है तो आप ढंग से का बनाइए ना भाई, ऐसे-ऐसे क्या है, ये कौन-सा का है? अगर आपको का बनाना है ऐसे-ऐसे, ये कोई का है? ये ऐसा-ऐसा कोई का है? ऐसे एकदम ऐसा नहीं, का बनाना ढंग से का बनाइए ना। तो बच्चों को ठीक-ठीक लिखना, सुंदर लेख लिखना, वाक्य की जो रचना है उनके नियम को बताना, तो ये सारी चीज़ें, उनको मुहावरे का ज्ञान करना, विराम चिन्ह कहाँ पर लगेगा, ये सब लिखने से ही आता है। आगे बढ़िए। इनकी विधि क्या है? अनुकरण विधि। जैसा-जैसा टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाए वैसा-वैसा सेम को डिक्टो टू डिक्टो, तो ये अनुकरण विधि होती है जो लिखित में यूज़ होती है। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। इस विधि में हमको जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम कौन सी लाइन खींचेंगे, वाक्य खत्म हो रहा है, डैश बनाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्या करेंगे, तो वो भी हमें इसी विधि के थ्रू सीखने को मिलता है। आगे बढ़िए। मॉन्टेसरी विधि क्या होती है? अगर हमें बच्चों को का लिखना सिखाना है तो एक गत्ता लेंगे या थर्माकोल लेंगे, उसमें का को काटेंगे, कट करेंगे, मोटी उभरी हुई आकृति बनेगी, तो उसके ऊपर हम बार बार उसको उंगली कहेंगे, उंगली उसके ऊपर चलाओ पकड़ के, तो बार बार जो है का बनाना सीखेगा। तो कुछ इस तरीके से मॉन्टेसरी विधि है जो यूज़ होती है अलग अलग कार्डबोर्ड वगैरह बनाकर। फिर उसके बाद एक जैक्टॉट विधि होती है। कभी कभी मॉन्टेसरी विधि क्या होती है लिखने को भी आ सकती है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। फिर उसके बाद जैक्टॉट विधि होती है, वहाँ पर भी यही सेम तरीका, इस माध्यम से लिखना सिखाने के लिए बालक को पठित वाक्य लिखकर दिया दिया जाता है और शब्द बालक लिख लिख कर लिख लेता है। तो स्वयं ही उसे जो है उसके द्वारा लिखी हुई मूल प्रवृत्ति से जो भी चीज़ें होती है शुद्धियों को दूर करता है और लिखने का प्रयास करता है। फिलहाल के लिए ये आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, सेकेंड में भी है। तो ये विधियाँ हैं जहाँ पर ये सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, लेखन सिखाने में ध्यान क्या क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले बैठने का ढंग है। जब आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो उसको बोलो कि एकदम स्ट्रेट बैठे, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। झुककर लिखने की आदत पड़ जाएगी तो दिक्कत होगी। एक नॉर्मल मतलब डेस्क बेंच रखिए, तो जितनी दूरी का क्राइटेरिया होना चाहिए अपनी आँख से लगभग 1 फुट की दूरी हो तभी वहाँ पर रखना अपना चाहिए, इस तरीके से बैठाओ। फिर आप मतलब उनको पेन पकड़वाना सिखाओ, कैसे पकड़ते हैं ये सब करते हैं। तो बैठाने का ढंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उस तरीके से करना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कहते हैं कि एक अच्छा सा वातावरण होना चाहिए। जी हाँ, वातावरण चाहे कोई सी विधि हो सबके लिए ज़रूरी है। आपके जो अक्षर है वो सुडौल होने चाहिए। सिरों रेखा वगैरह का भी ध्यान रखें, बच्चों को पाई ऊपर जो खींचते हैं वो भी होनी चाहिए। बाएं से दाएं लिखते हैं ये बात होनी चाहिए। लिखाई एकदम सीधी सीधी हो भाई, जो जैसे लिखना है सीधा आड़ा टेढ़ा मत लिखो, सिंपल सा लिखो एकदम। आगे बढ़ते इसी के साथ, तो यहाँ तक देखिए जितनी आपकी नॉर्मल हिंदी थी वो सब मैंने आपको बता दी, ठीक है। जितनी हिंदी थी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी। इसी हिंदी के चैप्टर में आपका ग्रामर पोर्शन भी स्टार्ट है, तो वो बताती हूँ। फ्रेंड्स बहुत परेशान हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। चलिए आगे देखते हैं। तो जितना था, जितना मतलब हिंदी का सेक्शन था वो सब बता दिया। अब ग्रामर पोर्शन है, फटाफट देखेंगे। देखिए शब्द के बारे में यहाँ पर शुरुआत है। शब्द की परिभाषा आपसे हमेशा पूछी जाती है, तो वो आपको तैयार रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रही है बातें? चलिए देखिए, कहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो ये एक अच्छी सी परिभाषा है जो एकदम पेटेंट है, याद कर लीजिए, आएगी। शब्दों का वर्गीकरण, तो देखिए सार्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, जिनका कोई अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो सार्थक होते हैं। जैसे सब्जी है, रोटी है, दूध है, पानी है, आदि है। आगे बढ़े। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्द ही है कि जिसका कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे रोटी तो समझ में, लेकिन वोटी क्या है, पानी के साथ वानी क्या है, ठंडा वंडा क्या, डंडा वंडा क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके निरर्थक शब्द हैं। एक अर्थी शब्द क्या होते हैं? जहाँ पर एक ही शब्द का एक ही अर्थ निकले उसे एक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क है, जूता है, नदी है, आदमी है, झरना है, अलग अलग, ठीक है। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलता है उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार है, तो हार अलग अलग होता है ना, हार पहनने वाला, फूलों का हार, एक हार वो हारने वाला, हार जीत वाला हार। कर है, कनक है, व्यंजन है, तो इस तरीके से। आगे बढ़िए। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका समान अर्थ होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपकी पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही चीज़ें होती। अग्नि है, अनल है, पावक, ये शब्द क्या है? आग के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वह समानार्थी शब्द में आते हैं। आगे बढ़िए। विलोम शब्द क्या होता है? वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात है, सुबह का शाम है, इस तरीके से विलोम शब्द है। अगर परिभाषा आए तो लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जो इम्पॉर्टेंट है कि उत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों को बांटते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और इन्हीं के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो ये अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। एक रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है।
अब बात कर लेते हैं ऋण शब्द क्या होता है। वे संज्ञा शब्द जिसका कोई सार्थक खंडन ना हो सके या छोटी से छोटी संज्ञा ना हो सके उसको ऋण कहते हैं। जैसे राम यहाँ पर लिखा है तो राम को राम लिखा हुआ है, ठीक। अब राम को तोड़ोगे तो रा इस तरीके से टूट रहा है, ठीक है, रा इस तरीके से टूट रहा है, इसमें आप क्या करोगे, आधा आधा रा के नीचे आ लगाओगे, तो ये इस तरीके से आपका रा सिर्फ टूट रहा है। अब एक बात, जैसे आप सोच रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर रा लिखा हुआ था, इस तरह आपने तोड़ दिया, तो क्या अब इस रा के, जैसे का है तो का के नीचे हलंत लगा यानी कि ये आधा का है, तब इस का को भी तोड़ सकते हो क्या? कभी नहीं तोड़ सकते। नहीं समझ में आई बात? देखो जैसे का लिखा हुआ है तो का के नीचे हलंत लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये आधा का है, ठीक है, ये का पूरा का है। लेकिन अगर उसके नीचे हलंत लिखा है या किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा इसका मतलब वो आधा है, तो क्या आप इसको भी तोड़ सकते हो क्या? कभी नहीं तोड़ सकते। तो ये हमारा क्या होता है, ऋण होता है। तो इसीलिए जैसे राम है, कृष्ण है, सीता है, ये सब क्या है, हमारे ऋण शब्द हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है यौगिक शब्द। वह संज्ञा जो दो या दो से अधिक ऋण संज्ञाओं से मिलकर बनती है, तो वो यौगिक संज्ञाएं होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, दशरथ है तो 10 प्लस रथ, तो 10 अलग चीज हो गई, रथ मतलब रथ हो गया, 10 मतलब गिनती हो गई, रथ मतलब रथ हो गया। पाठशाला, तो पाठ की मीनिंग अलग होगी, शाला का मतलब अलग हो गया। अपमान, अप का मतलब अलग हो गया, मतलब बुरा होता है, मान का मतलब सम्मान वगैरह। रसोई घर, रसोई अलग चीज हो गई, घर अलग हो गया। तो जिस तरीके से दो अलग अलग अर्थ के शब्दों को जोड़कर जब हम एक शब्द बनाते हैं तो योग ऋण होता है। आगे बढ़िए, क्या होता है, यौगिक होता है। योग ऋण क्या होता है, दो ऋण संज्ञाओं से मिलकर बनी संज्ञाओं को ही योग ऋण संज्ञा कहा जाता है। किंतु योग ऋण संज्ञाओं में से क्या होता है, जो कई सारी मीनिंग निकलती है उसमें से सिर्फ हम एक ही को लेते हैं, बाकी सब बहुत अलग होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे दशानन है तो रावण का अर्थ समझ में आ रहा है, 10 प्लस आनंद, तो ये क्या, दशानन कैसा शब्द है, योग ऋण शब्द है। आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरीके से पंचानन और जो है कमल, नयन, ये सारी कई सारे जो है आपको सेंटेंसेस देखने को, वर्ड मतलब देखने को मिलेंगे। योग ऋण, यौगिक, इन सब की परिभाषाएं आएंगी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। तत्सम शब्द है, तत्सम को तोड़ोगे तो बनेगा तत् प्लस सम के योग से बना, जिसका अर्थ होता है उसके समान। मतलब तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी में ले लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द कह रहे हैं। जैसे युद्ध, यूथ, घृत, रक्षा, रात्रि, चंद्रिका, अग्नि, दुग्ध, ये सब। तो आपको तत्सम शब्द पहचानना, तत्सम को लिखना, उदाहरण लिखना आएगा। बात करते हैं तद्भव शब्द की। तत् प्लस भव के योग से बना, जिसका मतलब होता है उससे जन्म होता है। यानी कि संस्कृत भाषा से हजारों शब्द हिंदी में बदल लिए गए हैं, वो हमारे तद्भव होते। जैसे घी है, घी को घृत भी लिखा जाता है, राखी है, रात है, चांदनी है, आग है, दूध है, तो ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। आगे बढ़िए, देशज शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उसको हम देशज शब्द कहते हैं। इनकी कोई विशेष सूत्र तो नहीं मिलता। जैसे पाग है, ऋण, ठीक है, पाग है, उसके बाद जूता, ढाबी, छाती, जो है खिचड़ी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए आपको जो है ना तत्सम तत्सम की ही मीनिंग को मतलब परिभाषा पूछता है। विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से किए हैं। जैसे अरबी के शब्द हैं अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, इंतज़ार, ये भी अरबी है। फारसी की बात कर लो तो अमरूद, आमदनी, आसमान। तुर्की की बात कर लो तो काबू, कुली, कुर्ता, कैंची, चाकू, चम्मच, सराय, सरौता, ये सब। पुर्तगाली में आलपिन, स्ताफ, कप्तान, कमरा, कनस्तर, साबुन, काजू, गोभी, परात, बिस्कुट, बोतल, ये सब। अंग्रेजी की बात कर लो तो कोर्ट, फीस, पुलिस, टैक्स, ऑफिस, डॉक्टर, ये सारे। तो ये सारे के सारे आपके अलग शब्द हैं। आगे बढ़िए, रूप के आधार पर। तो विकारी शब्द जो है रूप के आधार पर, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा परिवर्तन हो जाता है वो हमारे विकारी शब्द होते हैं। इनकी संज्ञा 4 होती है। मतलब इनकी विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के हिसाब से कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अविकारी कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। क्रिया विशेषण शब्द में कोई चेंज नहीं कर सकते, समुच्चय बोधक अव्यय में नहीं, विस्मयादि बोधक में नहीं, और संबंध बोधक में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। समझ में आई बात? सिंपल है, इजी है, क्लियर कट में पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए अब बात कर लेते हैं विराम चिन्ह की, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में हमने पढ़ रखा है, तो बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। विराम चिन्ह की परिभाषा हमेशा आती है, ध्यान रखिएगा। लिखने में रुकावट है, विराम के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रकट करते हुए विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विराम चिन्ह का अगर सही यूज़ नहीं करेंगे तो अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने से जो वाक्य होते हैं उनकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको जाने मत दो, तो दोनों की मीनिंग अलग है। सिर्फ किस लिए अलग है, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। अल्प विराम का प्रयोग करके दोनों की मीनिंग को चेंज किया गया है।
अब ये देखिए ढेर सारे होते हैं, हरा हरा ही हो गया फिलहाल। देखो, अल्पविराम चिन्ह कॉमा वाला, अर्धविराम चिन्ह सेमीकोलन, प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाला, विस्मयादिबोधक आश्चर्य वाला, उद्धरण मतलब कॉमा लगाने वाला, योजक मतलब डैश लगाने वाला, विवरण मतलब कोई चीज़ शुरुआत हो रही है तो वहां से लिखनी है, जैसे निम्नलिखित लिखते हैं। हंस पद में कुछ छूट गया है, लाघव में कुछ छोटा लिखना है, समता में कुछ बराबर दर्शाना है। उसके बाद लोभ सूचक में भी ऐसे ही होता है कि इंड है यहाँ पर, इसके आगे अनंत तक जाएगा। पूर्ण विराम होता है, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। तो इस तरीके से आपको ढेर सारे हैं जो देखने को 13 मिलते हैं। ठीक है, 12 13। अब देखिए पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जब कोई वाक्य हम लिखते हैं, लगता है कि हाँ पूरा हो गया, तो वहां पर हम लगा देते हैं। अगर जैसे विकास खाना खाता है तो साधारण वाक्य है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है, दो लड़के हैं, दोनों के अलग अलग काम है, दोनों की बातें हो रही, तो ये संयुक्त है। और ये अल्पविराम यहाँ पर लगा हुआ है, पूर्ण विराम यहाँ पर लगा हुआ है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, यदि तुम मेहनत करोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे, तो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये तीनों प्रकार के वाक्यों में हम हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं अल्प विराम की। क्या होता है, जहाँ पर हमको अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, क्षण भर के लिए, वहाँ पर हम अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं हल्के से ठहराव के लिए। तो वहाँ पर अल्प विराम होता है। जैसे एक से अधिक पदों के, चाय बिस्किट नमकीन शक्कर लेते आना, तो चाय, चाय के बगल लगा, फिर बिस्किट के बगल लगा, नमकीन के बगल लगा, शक्कर लेते आना। हाँ नहीं के शब्द हैं, वहाँ पर भी होता है। उपाधि वगैरह जो होती है, BA MA PhD वगैरह, ढेर सारी उपाधि लिखी है, ढेर सारा सामान रखा है, तो वहाँ पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम का मतलब क्या होता है कि अल्पविराम से थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है, तो वो अर्धविराम होता है। आकाश में काले काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी, तो हमको अल्प से मतलब अर्ध का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा, तो वहाँ पर हम अर्धविराम को प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक की, जहाँ पर हमको जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है, बोध होता है, उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। वह कौन है, विक्रम के पिता का नाम क्या है, सालू के चाचा का नाम क्या है। इस तरीके से हमसे अलग अलग ढेर सारे नाम जो है, राम कहाँ रहता है, सीता कहाँ रहती है, राम कौन है, सीता कौन है, इस तरीके के प्रश्न होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, खुशी, दुख, घृणा आदि करुणा से भरी जो भी चीजें होती, उनके भाव के बोध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। अंत में लगाते हैं, अरे तुम कब आए, अरे वाह क्या बात है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उद्धरण चिन्ह में क्या है, किसी महत्वपूर्ण कथन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो इस तरीके से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। कोई चीज़ टिकटो टिकटो जो है एकदम कॉपी करनी है, वहाँ पर यूज होता है। उद्धरण चिन्ह दो होता है, एक इकरा होता है, एक दोहरा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन के हिसाब से। तो ये दो है। बात कर लेते हैं योजक चिन्ह की। तो हिंदी में दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो फेविक्विक आता है, दो समान को जोड़ने के लिए फेविक्विक आता है, वो योजक चिन्ह होता है हिंदी ग्रामर में। माता पिता, पाप पुण्य, पढ़ना लिखना, स्वर्ग नरक, गिरना गिराना, ये सब आदि हैं। तो बहुत अच्छी परिभाषा है। सबके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे। 100% है कि आपको विराम चिन्ह से प्रश्न आएगा ही आएगा। अब देखिए, तत्पुरुष और द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में लगता है, मध्य के अर्थ को दिखाने के लिए लगता है, जहाँ पे जो है तुलना कहीं हो रही वहां पर लगता है। आगे बढ़िए। विवरण चिन्ह क्या होता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के आगे कई बातों को क्रम में लिखना होता है, तो वहां पर प्रयोग करते हैं। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, जैसे मुख्य भाग कहाँ का है, गंगा का है, बाकी बहुत सारी नदियां, तो यहाँ पर देखो यूज किया गया। तो इस तरीके से विवरण चिन्ह को हम यूज करते हैं। आगे बढ़िए। हंस पद क्या होता है। लिखते समय अक्सर हमसे कोई ना कोई शब्द, वाक्यांश कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, गलती हो ही जाती है, तो छूटे हुए शब्द को दोबारा से लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो हंस पद होता है। जिसको जैसे यहाँ पर राम हंस पद गया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर होगा राम चला गया। तो इस तरीके से आपको भी दिखाते हुए प्रयोग करना होगा, आपको लिखने को आएगा, ध्यान रखना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही। देखिए फ्रेंड्स, 43 मिनट की लगातार क्लास हो गई, मैं लगातार बोल रही हूँ। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी ईच एंड एवरीवन सब कुछ रिवीजन हो रहा है। मैंने फिलहाल के लिए आप लोग की पेपर 1, पेपर 2, सोशल साइंस और इंग्लिश मैराथन करवा रहे थे, जो भी हो पाया था। तो यहाँ पर इसलिए मैंने हिंदी नहीं करवाया था। साइंस से तो पहले हम हिंदी देखेंगे, साइंस देखेंगे, फिर उसके बाद जो है और जो सब्जेक्ट है वो आपका वो देखेंगे, जो भी आपके लिए हो पाएगा। चीज़ें हैं, फिलहाल आपने काफ़ी कुछ रिवीजन किया है, क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत कुछ देखा है, तो आपके लिए हेल्प करेगा ही करेगा। चलिए फटाफट करिए ईच एंड एवरीवन। आइए देखते हैं लागू चिन्ह के बारे में क्या होता है। जब शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको लागू कहते हैं। जैसे पंडित को संक्षेप में इस तरीके से लिखते हैं, डॉक्टर को देखो अलग तरीके, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में अलग तरीके से लिखते हैं। लोभ सूचक चिन्ह क्या होता है। जब किसी कथन को अधूरा छोड़ दिया जाता है और उस कथन के अंत में लोभ सूचक चिन्ह को हम लगाते हैं।
कि ये यहाँ तक अधूरा है। आगे बढ़िए। देखिए ये तो जो भी था मैंने सारा बताया। अब चलो आगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जितना होगा फटाफट करेंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, इनको भी देखते हैं। शब्द रचना के भेद के हिसाब से देखोगे तो उपसर्ग होता है, प्रत्यय भी होता है, संधि भी होता है, समासिक शब्द भी होता है। अब ये क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। उप का मतलब होता है जिस समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृजन करना। तो ऐसे शब्दान जो शब्द के आगे जुड़कर उसमें एक विशेषता लाते हैं, उसके भाव को चेंज करते हैं, उनको हम उपसर्ग शब्द कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा आती है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर सु तथा कु उपसर्ग है, तो पुत्र के आगे सु जोड़ दो तो सुपुत्र हो जाएगा, और फिर का जोड़ दो, अगर कु जोड़ दो तो कुपुत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी तो पुत्र लिखा था तो सही बात था, लेकिन सु जोड़े तो और अच्छा हो गया, कुपुत्र का जोड़ दिए, कु जोड़ दिए तो निगेटिव हो गया। ठीक है, संस्कृत शब्द से उपसर्ग शब्द बनाने को भी कभी कभी हमें दे देता है। देखिए जैसे अधिक दिया, तो अधिक में अति उपसर्ग लगा देंगे तो अतिगंध हो जाएगा, अतिवृद्धि हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। तो अधिक का मतलब यहाँ पर क्या है, सीमा से परे। अत्यधिक, अतिक्रमण, ये सब। फिर अधिक है, अधि भी जोड़ सकते हैं, अनु भी जोड़ सकते हैं। अनुमान है, अनुकूल है, अनुचर है, अनुभव है, अनुसार है, अनुरोध है, अनुशीलन है, अनुपयोग है। ठीक है, अधिशासी है, अधिभार है, अधिराज है, अध्यक्ष, अधिवक्ता, अधिकार। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उपसर्ग के तौर पर जोड़ के बना सकते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। हिंदी के भी उपसर्ग हैं, आप देख सकते हो। निषेध है तो यहाँ पर अनिषेध जोड़ के अनपढ़, अभाव है, अनजान है, तो इस तरीके से आप जोड़ के। अध है, आधा है, तो अधखिला, अध कचरा, अध पका, अध जला, तो यहाँ पर अध उपसर्ग है। तो इस तरीके से सीखते हैं हम कि कहाँ पर कौन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ होता है, जिसके प्रति और ए दो शब्दों से होते हैं। दोनों के अर्थ यहाँ पर अलग अलग होते हैं, ध्यान में रखना है आपको। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब पीछे जुड़ के भी परिवर्तन ला देते हैं, वो हमारे प्रत्यय होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो सामाजिक शब्द है, समाज में इक जोड़ दो तो सामाजिक हो जाएगा। सुगंध एक शब्द, उसमें इत जोड़ो सुगंध है, तो दोनों क्या हुआ, मीनिंग चेंज हो गया, और पीछे के सेक्शन उसमें जोड़े गए। आगे बढ़िए। प्रत्यय के प्रकार भी होते हैं। देखिए दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यह बात आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, इसको होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये थोड़ा कम आएगा लेकिन देख लेते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो संस्कृत की मूल धाराओं धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण में चेंज लाते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ाकू है, पढ़ाकू है, तो ये कृत में आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके भी 5 प्रकार होते हैं। एक कृत्यवाच्य होता है, कर्ता का बोध कराने वाले शब्द को हम कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे आड़ी है, तो आड़ी में खिलाड़ी जोड़ दो, कबाड़ी जोड़ दो, तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए। कर्मवाच्य होता है, जिसमें कर्म का बोध होता है, उसमें क्रमवाच्य होता है। ओढ़नी, नी यहाँ पर प्रत्यय जोड़ दो, ओढ़ में नी, चल में नी, चलनी। ठीक है, कर्म का बोध हो रहा है। करण का मतलब क्या होता है, साधन का बोध कराने वाले शब्द को हम यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे अन है तो बेलन है, तो बेलन से क्या होगा, रोटी बनेगी। मंथन है, मथने से कुछ मथेगा। कतरनी है तो कुछ कतरा जाएगा। लेखनी है तो कुछ लिखा जाएगा। तो किसी का साधन जब बनने की बात होती है तो करण कारक होता है, कर्णवाचक होता है। भाव की बात होती है तो क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ है तो लूट है, मांग है। क्रियाबोधक है, क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय को क्रियावाचक कहते हैं। चलता हुआ, पढ़ता हुआ, तो हुआ क्या है, यहाँ पर प्रत्यय है। इस तरीके से है, ध्यान रखिएगा। तद्धित प्रत्यय की बात कर लेते हैं। ये क्या है, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा बताइए। तो धातुओं के अतिरिक्त, मतलब धातुओं के सिवाय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से प्रयुक्त होने वाले शब्द को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जिसको हम तद्धितांत शब्द भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। बढ़े आगे, चले, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, संधि क्या होता है। संधि की परिभाषा भी आती, देख लो। संधि के शब्द का मतलब मेल या जोड़ होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। परिभाषा आएगी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर संतोष है तो सम प्लस तोष, तोड़ोगे तो कैसे बनेगा, ध्यान रख। देवेंद्र है, देव प्लस इंद्र। भानुदय है, भानु प्लस उदय। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तो ये संधि विच्छेद का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये भी सिलेबस में नहीं लेकिन प्रश्न आता है। संधि के 3 भेद होते हैं, एक व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, देखिए जो स्वर संधि के बारे में है कि जब दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 11 स्वरों के आपस में मिलने से स्वर संधि का निर्माण होता है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्ध संधि होता है, यण संधि होता है, और एक संधि और होता है जिसका नाम यहाँ पर क्या होता है, अयादि संधि होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी फिर दीर्घ संधि के बारे में भी यहाँ पर देखिए क्या है, जब आपको छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ में से कोई भी स्वर अपने सजाती वर्ग के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के निकट आते हुए दिखता है, तब दोनों स्वरों के मतलब वहाँ पर मतलब दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पर धर्म लिखा है, धर्मार्थ लिखा है, तो धर्म प्लस अर्थ है धर्मार्थ है। हिमालय है तो हिम प्लस आलय है। कवींद्र है तो कवि प्लस इंद्र है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक है, मैं इसको फिलहाल नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और हमें अभी इतना नहीं आएगा, तो हम इसको इतना पूरा रिविजन नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आएंगी, बहुत ज़्यादा आपको नहीं आएंगी। लेकिन अच्छा काम करते ला थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्या पता पूछ ही लेने तो आपको मैम बताई नहीं। दीर्घ संधि के बारे में भी सेम चीज़ें हैं, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि हमेशा लास्ट में ना ये बड़े आ, बड़ा 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 देखिए, देखो बड़ी ई है, बड़ा आ है, बड़ा ऊ, यही मिलेगा आपको लास्ट में, तो पहचान जाना, तो दीर्घ को टिक कर देना। बात कर लेते हैं गुड़ की। तो यहाँ पर गुड़ में देखोगे कि आपको यहाँ पर देखो ए ए अर मिलेगा, ये लास्ट में देखो ए ए अर मिलेगा। नरेंद्र है, बीच में क्या होगा, गुड़ संधि की पहचान होती है कि बीच वाले ना ए की मात्रा ऊपर लगी होती है, अक्सर बीच में ही रहती है, तो आगे भी रहती बीच में। देखो यहाँ पर देवर्षि है तो अर मिल रहा है, देखो उड़ंकुरा लग रहा है, यहाँ पर ए लग रहा है, बीच में महेश है, वरोचित है, तो कुछ इस तरीके से आपको पहचान करनी होगी। वृद्धि संधि में क्या होता है, संधि में आ छोटा बड़ा के बाद ए ए अ आता है तो वहाँ पर ए हो जाता है, छोटा बड़ा के बाद ओ और आता है तो वहाँ पे अ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम होता है। तो यहाँ पर ए ए ओ, देखो ये वाली जहाँ पर डबल ए की मात्रा, जब एक मात्रा ऊपर होगी तो गुण वाला टिक करना, जब दो मात्रा ऊपर होगी तो आप जो है यहाँ पर वृद्ध वो टिक करना। क्या था ऊपर, यहाँ पर आपका क्या था, वृद्धि था, सही तो है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एक का है, मध मध और बहुत सारा होता है, सदैव होता है, औषधि होता है, कई सारे वर्ड हैं। तो ये एक मात्रा दो मात्रा को थोड़ा सा याद रखना। यड़ वाले में क्या होता है, या व अर्र मिलता है, या बड़ा व और रा। तो यद्यपि, अत्याचार, अन्वेषण, प्रतिज्ञा, कुछ इस तरीके से शब्द मिलते हैं। अयाद संधि में क्या होता है, यहाँ पर ए या आओ का भाव होता है। शयन, पवित्र, नयन, भवन, पवन, चयन, मयन, श्रवण, पावक, नावक, आवक, ये सब जिसमें मात्रा कम होती है वो अयाद संधि में आते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ कोई स्वर या व्यंजन के मिलने से जो रूप उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये व्यंजन संधि की परिभाषा है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे दिगंबर है, दिगंबर को तोड़ोगे दिग प्लस अंबर, अभिषेक को तोड़ोगे अभि प्लस एक, दिग्गज को तोड़ोगे दिग प्लस ग, जगदीश को तो जगत प्लस ईश, तो कुछ इस तरीके से। विसर्ग संधि की परिभाषा है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग संधि में ये लगा रहेगा, दिख रहा है, विसर्ग लगा रहेगा। दुरात्मा, दुर प्लस आत्मा, दुर्गंध, दुर प्लस गंध, निरर्थक, निर प्लस अर्थक, निबंध, निर्धन, निहि प्लस धन, तो कुछ इस तरीके से। चलो बात कर लेते हैं समास की। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेप में, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर है चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कर्ण, चौराहा, चार राहों का समूह, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, तो ये समास है, ध्यान रखना। समास के प्रकार कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, अव्ययीभाव संबंध, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि समास है। बहुत बार आपने पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। परिभाषाएं भी आती हैं, देखिए। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में हमेशा आपको उन, आपको अनु, आपको आ, आपको प्रति, आपको भर, आपको यथा, आपको यदि, ये सब आपको आगे दिखेगा, तो आप वहाँ पे पहचान कर लेंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसका उत्तर प्रधान यानी कि बाद का पद प्रधान होता है, उनके बीच में कारक के चिन्ह होते हैं वो भी लुप्त होते हैं, तो वो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। तो ये आपको परिभाषा ध्यान रखनी, जैसे चिड़ी मार, ठीक है, चिड़िया को मारने वाला। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व और उत्तर पद में विशेषण या विशेष या उपमान या उपमेय का संबंध होता है, वो कर्मधारय होता है। जैसे महान है जो देव, महादेव, ठीक है, महान है जो देव, महादेव। या उसके बाद द्विग समास क्या होता है, द्विग समास में पहला पद जो होता है संख्या होती, चौराहा, ठीक है, तिराहा, चौराहा, इस तरीके से। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और या अथवा या आदि का भाव होता है, तो वहाँ पर बीच योजक चिन्ह लगता है, उसको हम द्वंद्व कहते हैं। राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को संबोधित करते हैं। जैसे नीलकंठ है, नीलाकंठ है जिसका, नीलकंठ कितना, हमारे भोलेनाथ जी का है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं शब्द भेद की। शब्द भेद क्या होता है, तो नाउन की परिभाषा यानी कि संज्ञा की परिभाषा है, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से संज्ञा की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, संज्ञा के उदाहरण हैं बहुत सारे हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5।
आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूह, द्रव्यवाचक सारी संज्ञाओं के बारे में पता है, तो हम अभी इस पर डिस्कस करना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाँचों आपको पता है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, इसके लिए कोई इफ बट भी मत करिएगा कि नहीं बताया मैम ने, ये सब बेसिक है। बात कर लेते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के बारे में बोलने वाले शब्द को या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। हम, मैं, हम, तुम आदि, यह, वह सब कुछ सर्वनाम में आता है। ठीक है, सर्वनाम के भेद की बात कर लेते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सभी सारे क्या हैं, सबके सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी आपको पता है, हम अभी इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सबको सारी बातें आपको मालूम है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बात कर लेते हैं क्रिया की। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश ग्रामर में होती है वैसे हिंदी ग्रामर में भी तो होती है, तो इसी तरीके से क्रिया क्या है, वाक्य किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम के करने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है काम। ठीक है, क्रिया की उत्पत्ति धातुओं के शब्द से होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से धातु किसे कहते हैं, जो क्रिया के मूल रूप होते हैं उसको हम धातु कहते हैं। इस तरीके से थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। क्रिया के भेद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पर भी होते हैं, काल के आधार पर भी होते हैं। मैं दिखा देती हूँ जो भी चीज़ें हैं। कर्म के आधार पर आपको यह कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आपको आता है, दो होते हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, छोटे बच्चों की क्लास में सब कुछ है। ठीक है, देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया में सा और कर्म से मिलकर बना होता है, जहाँ पे सा उपसर्ग लगा होता है साथ में, और कर्म का अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है मोहन विद्यालय जा रहा है, तो आप पूछोगे मैम, मैं पूछूंगी मोहन कहाँ जा रहा था, आप कहेंगे मैं विद्यालय जा रहा है, तो ये विद्यालय आपका, और ये सारी चीज़ें, रामायण पढ़ रहा है, गीता रामायण पढ़ रही है, रोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो आपको उसका अर्थ पता चल रहा है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कर्म के बिना काम होता है, इसमें कर्म का लोप होता है। रमेश दौड़ रहा है, मैं पूछूंगी रमेश का कारण, रमेश दौड़ा, अरे रमेश क्या दौड़ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, प्रयोग और संरचना के आधार पर अलग अलग मीनिंग में भी होता है, जैसे प्रणर्थक क्रिया अलग, संयुक्त क्रिया अलग, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, ये सारी चीज़ें बहुत कम है जो पूछी जाएंगी, लेकिन इनके प्रकारों में है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आ रही बातें। बेसिक है, सिंपल है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, तो आप लोग कर लेंगे, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। चलिए आइए बात कर लेते हैं वचन की। वचन के बारे में क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक से अधिक होने का बोध वचन होता है। लड़का भागता है, लड़के भागते हैं, तो ये एक वचन है। वचन दो प्रकार का, एक वचन बहुवचन है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध होता है वो हमारा एक वचन में आता है, जाहिर सी बात, जिससे एक से अधिक का वो बहुवचन में आता है। लड़का, घोड़ा, नदी, किताब। बहुवचन में क्या है, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, लड़के, घोड़े, नदियाँ, किताबें आदि, तो हमारे बहुवचन में आते हैं। बात कर लेते हैं लिंग की। संज्ञा के जिस शब्द से उस शब्द के, संज्ञा के जिस शब्द से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक लिंग मतलब पुल्लिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है। जिस शब्द से पुल्लिंग की बात होती है वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग होते हैं, जैसे बैल, मोर, घर, फूल, बालक, राम, व्यक्ति आदि। जिस शब्द से स्त्री जाति होने का बोध होता है वो हमारा ये सब होता है, गाय, मोरनी, बालिका, लेखिका, जूं आदि। काल की परिभाषा देख ली। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसको हम काल कहते हैं। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वो बाजार जाता था, वो बाजार जाएगा, तो जाएगा, था और है, तीनों काल की बातें हैं, तो तीनों अलग अलग हैं। काल के भेद कितने होते हैं, तो आप कहोगे मैम 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। वर्तमान काल क्या होता है, वर्तमान काल की परिभाषा लिखने को आ सकती है, साथ ही साथ आपको जो है उसके 2 एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर ज़रूर रहिएगा। चलिए आइए परिभाषा देख लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में होने का भाव, क्रिया के वर्तमान में होने की बात होती है तो वो वर्तमान काल में हो, जैसे कोई भी वाक्य उसमें ता है, ती है, ते है, रहा है, रही, रहे, ये सब आते हैं, तो वर्तमान काल की बात है वो। आगे बात कर लेते हैं भूतकाल की। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय को बोध करने का बोध होता है, था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहा था, थी, थे आते हैं नाश्ते में, वो भूतकाल होता है। भविष्य काल में कहते हैं क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले समय की क्रिया का भाव होता है वो गा, गी, गे आता है, तो वो हमारा भविष्य काल में होता है। वह आम खाएगा, अभिमन्यु गाड़ी चलाएगा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो गा, गी, गे आता है, तो भविष्य काल का है। तो तीनों काल में मतलब चेंजेस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा है पठन और वाचन कार्य, जो कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर है वाक्य। वाचन शब्द वाक्य धातु से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है शब्द और वाणी। देखिए
वाचन वह क्रिया होती है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ जो है सब साथ साथ चलता है। वाचन के गुण में आता है कि वाचन जो हो सरल होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये वाचन के अच्छे अच्छे गुण होते हैं। वाचन के कोई उद्देश्य बताइए, तो वाचन के उद्देश्य में क्या आएगा कि बालकों को शब्द ध्वनि से उचित ज्ञान देना और कभी कभी बहुत सारी बातों में ध्वनि निकालवाने का भी प्रयास करना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना, स्वर के उचित उतार चढ़ाव को ज्ञान कराना, बताना, ये सारी चीज़ें जो है इनके उद्देश्य में सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़े, देखिए वाचन के प्रकार कितने होते हैं? दो। एक सुसर होता है, एक मौन होता है। सुसर वाचन वो होता है जहाँ पर अपने भाव और विचार को बहुत ध्वनि के साथ जोर जोर से पढ़ते हैं, सुसर होता है। सुसर वाचन में थोड़ा सा भाव, कुछ बातें हैं कि क्या करना चाहिए, तो आपका जो भाव है वो स्पष्ट हो, आप जो वो बोलियाँ बोल रहे हो सही होनी चाहिए, भाव से पूर्ण हो, विराम चिन्ह का सही उपयोग करें, ये आपके योग उसमें बातों में आएगा। उद्देश्य की कुछ बातें हैं, आपका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, आपकी यति गति ये सब बहुत सही होना चाहिए, आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चे आपका अनुकरण करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। महत्व क्या है? वही सारी बातें जो हमने वाचन और पठन में आगे पढ़ी थी वो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। अब ये देखो क्या है, सुसर वाचन कितने तरीके से होता है? दो होता है, व्यक्तिगत होता है जो मन में पढ़ो, एक होता है जोर जोर से पढ़ो, तो वो चीज़ें अलग अलग हैं। मौन वाचन मन में पढ़ने का, मौन वाचन में क्या होता है, थकान कम होती है, वाक्य यंत्र पर जोर नहीं पड़ता, दूसरे को दिक्कत नहीं होती, समय की बचत होती है। तो ये सब मौन वाचन के कच्चे अच्छी अच्छी बातें हैं जो दो तीन हो सकता है आए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मौन वाचन के भेद भी होते हैं, एक गंभीर गहन होता है, ठीक है, अपने मन में पढ़ना, एक धीरे धीरे बोल कर पढ़ना, बहुत स्लो पढ़ना, कुछ इस तरीके से आपके अलग अलग मीनिंग है। वाक्य के बारे में है, वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इनके दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो ध्यान रखनी होंगी। चलिए आइए बात कर लेते हैं पत्र लेखन के बारे में। कुछ कुछ चीज़ें हैं। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन एक कला है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों और व्यापारी या एक दूसरे से हम काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन परस्पर जो है विभिन्न बातों और कार्यों के जरिए हम सूचनाओं के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से कर लेकर व्यापार के जीवन में हर जगह पर यूज़ होता है। अलग अलग तरीके से औपचारिक अनौपचारिक पत्र होता है। पत्र लेखन की उपयोगिता क्या होती है? आजकल दूर रहने वाले सगे संबंधी भी वो अपने बातों को शेयर कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इनकी बड़ी भूमिका होती है। हम अपना जो है कोई प्रेम, क्रोध है और जिज्ञासा है, प्रार्थना है, कुछ भी है, निमंत्रण आमंत्रण कुछ भी है, अपने भाव को लेने के लिख कर दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम इनका सहारा लेते हैं और इनकी मदद से करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए औपचारिक पत्र जो होता है कौन कौन सा होता है? जो सरकारी कामों में, बिजनेस में यूज होता है, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, सरकारी हो गया, छुट्टी देने का हो गया, तो ये सारा हमारा औपचारिक में आता है। औपचारिक पत्र का ये देखिए प्रारूप इस तरीके से होता है। पहले आपको पता लिखना होता है, फिर आपको दिनांक लिखनी होती है, फिर सेवा में आपको पूरा एड वो जो कुछ रहता है वो सब, ठीक है। उसके बाद आपका विषय होता है, फिर श्रीमान जी, फिर 3 4 5 लाइन का आपका पूरा पत्र होता है और लास्ट में फिर आप धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री जो भी है, आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो ये आपके औपचारिक का है। बात कर लेते हैं अनौपचारिक की। जो सगे संबंधियों, भाई बहन, माता पिता, पुत्र, प्रेमिका, इनको लिखा जाता है, तो वो हमारे जो है अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का प्रारूप कुछ इस तरीके से होता है। पता होता है, फिर दिनांक होता है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, फिर मेरा पुत्र, मेरा प्रिय भाई, पुत्री, बेटी, बहुत प्यारा, जो भी है, पत्र को यहाँ से लिखना शुरू कर दो और लिखने के बाद जो है लास्ट में ऐसे विदाई विदाई ले लो, कुछ इस तरीके से होता है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र में थोड़ा बहुत अंतर भी कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना। औपचारिक पत्र सरकारी सूचनाओं के संदेश को प्रेषण करने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक पारिवारिक जीवन, निजी संबंधी के लोगों को लिखा जाता है। औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के जो अंतर्गत शिष्ट भाषा प्रयोग की जाती है। यहाँ पर अनौप नहीं औप होगा, इसको काट लो, टाइपिंग मिस्टेक में हो गया। अनौपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम अपने भाव को, अपनी स्नेह दयापूर्ण बातों को आराम से लिख देते हैं। इन पत्रों का व्यापारिक जगत विशेष महत्व होता है। अनौपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई व्यापार संबंधित बातें इसमें नहीं होती, ठीक है। तो आप 2 3 छोटा छोटा कुछ भी लिख देना। देखो ये सब बहुत ईजी चीज़ें हैं। मौलिक लेखन वही मौखिक लेखन की ही बातें हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये सब निबंध लेखन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये देख सकते हैं, 1 2 ठो मैंने यहाँ पर लिए हुए। समास किसे कहते हैं? देख लिए, सिंपल है। दो या दो से अधिक शब्दों को समास कहते हैं। बनने वाली जो क्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो ये यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की पूरी क्लास, जो कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा आपकी हो गई। आपका हिंदी पूरा ओवर है। आपके हिंदी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला फ्रेंड्स, कुछ नहीं आएगा। आपकी जितनी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। हिंदी में पत्र वगैरह भी आपको लिखना आता है पहले से। मैं पत्र का 1 2 हिंदी का जो फॉर्मेट है वो आप लोग को ज़रूर भेज दूँगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करो तो इंग्लिश का भी पत्र, हिंदी का भी पत्र, ये सब मैं वहाँ पर भेज दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर आराम से रिवीजन कर लीजिएगा।
आपकी काफ़ी हेल्प वहाँ पर हो जाएगी। उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी रही, आपने काफ़ी बढ़िया रिवीजन यहाँ पर किया फैंटास्टिक तरीके से। जितना इम्पोर्टेंट था हमने 25 नंबर के पूरे पेपर को यहाँ पर कर लिया। आपको ऐसे में कल साइंस भी करा दूँगी। आज ये हो जा रहा है, कल आपका साइंस हो गया। पूरी डिटेल में देख लें फ्रेंड्स, 1 घंटे से मैंने लगातार बोला नॉन स्टॉप। उम्मीद है कि आपकी क्लास बहुत अच्छी होगी, आपने काफ़ी अच्छा रिवीजन कर लिया होगा, फुल टू रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, समझ में आया कि हाँ चलो ये चीज़ें हैं, इतना पूरा कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।